नमस्कार। आज हम भारत सरकार के सालाना वित्तीय लेखा जोखा यानी यूनियन बजट 2026-27 की परतें खोलेंगे। चलिए इसे मिलकर समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जिसे सुनकर दिमाग चकरा जाए। 53 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जी हाँ, ये आने वाले साल के लिए सरकार का कुल अनुमानित खर्चा है। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आखिर आता कहाँ से है और उससे भी जरूरी जाता कहाँ है। आइए इसी को समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे हिसाब किताब को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बजट की बड़ी तस्वीर देखेंगे, फिर जानेंगे कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। उसके बाद टैक्स और पॉलिसी में क्या बड़े बदलाव हुए हैं, और आखिर में ये देखेंगे कि सरकार अपने बही खाते को बैलेंस कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सेक्शन में हम 4 सबसे जरूरी नंबर्स पर नजर डालेंगे। ये वो 4 नंबर्स हैं जो आप कह सकते हैं पूरे बजट की कहानी तय करते हैं। तो पहला नंबर है 7.7%। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार पिछले साल के मुकाबले इतना ज्यादा खर्च करने वाली है। और जाहिर है, ज्यादा खर्च का मतलब है कि अर्थव्यवस्था को एक पुश देने की कोशिश की जा रही है। अब खर्च तो बढ़ रहा है, लेकिन कमाई का क्या? सरकार की आमदनी यानी जो पैसा आ रहा है वो भी बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ 7.5%। तो आप देख रहे हैं, खर्च तेजी से बढ़ रहा है और कमाई थोड़ी धीमी गति से। ये जो छोटा सा गैप है ना, यही आगे चलकर बहुत जरूरी हो जाएगा। अब आता है तीसरा नंबर, 10%। ये क्या है? ये है हमारी इकोनॉमी की अनुमानित ग्रोथ रेट, जिसमें महंगाई भी शामिल है। इसको ऐसे समझिए कि ये उस पूरे केक का साइज है जिसमें से सरकार को अपना हिस्सा निकालना और बांटना है। बजट के सारे कैलकुलेशंस इसी 10% के अनुमान पर टिके हैं। और अब चौथा और आखिरी बड़ा नंबर, 4.3%। ये है फिस्कल डेफिसिट, मतलब राजकोषीय घाटा। हमने बात की थी ना कि खर्च ज्यादा है और कमाई कम, तो ये वही गैप है। सरकार का टारगेट है कि इस गैप को जीडीपी के 4.3% तक लाया जाए। ये एक तरह से अपने खर्चों पर लगाम कसने की कोशिश है। तो बात आती है पैसे की। इतना बड़ा खर्च, आखिर ये पैसा आएगा कहां से? चलिए सरकार की कमाई के स्रोतों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सरकार की कमाई के 3 बड़े जरिए हैं। सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 1/3 आता है लोगों के इनकम टैक्स से। दूसरे नंबर पर हैं कंपनियां, जिनके कॉरपोरेशन टैक्स से 28% आता है। और फिर है जीएसटी, जिससे करीब 23% की कमाई होती है। और सरकार को उम्मीद है कि इस साल ये टैक्स कलेक्शन और बढ़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स में 11% और इनकम टैक्स में करीब 11.7% की बढ़ोतरी का अनुमान है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार को भरोसा है कि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो पैसा कहां से आ रहा है ये तो हमने समझ लिया। अब कहानी का दूसरा हिस्सा, ये पैसा जा कहां रहा है। क्योंकि सरकार कहां खर्च करती है, इसी से उसकी असली प्राथमिकताएं पता चलती हैं। खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा जाता है रक्षा मंत्रालय को, कुल खर्च का लगभग 15%। इसके बाद नंबर आता है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज का, और फिर रेलवे का। तो साफ है, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 टॉप प्रायोरिटीज हैं। लेकिन कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जहां फंडिंग में जबरदस्त उछाल आया है। जैसे जल जीवन मिशन, जो हर घर तक साफ पानी पहुंचाने की योजना है, उसमें करीब 300% की बढ़ोतरी हुई है। सोचिए, 3 गुना। इसी तरह इंटरनेट कनेक्टिविटी और घर बनाने की योजनाओं को भी बड़ा बूस्ट मिला है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, यानी टैक्स में क्या बदला, कौन सी नई नीतियां आईं। इसका सीधा असर बिजनेस और आम आदमी की जेब पर पड़ता है। तो सैलरीड क्लास के लिए सबसे बड़ी खबर, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। जी हां, जो रेट्स पिछले साल थे वही इस साल भी लागू रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई मार्केट में इन्वेस्ट करता है या कंपनी चलाता है तो कुछ बदलाव जरूर हैं। ऑप्शंस और फ्यूचर्स पर लगने वाला एसटीटी बढ़ा दिया गया है। कंपनियां जो अपने शेयर वापस खरीदती हैं उस पर अब कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। और म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर एक टैक्स छूट को भी हटा दिया गया है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? ये बस वो प्रक्रिया है जब सरकार अपनी किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी, अपना मालिकाना हक बेचकर पैसा जुटाती है। और इस बार यहां एक बहुत बड़ा मोड़ है। पिछले कई सालों से सरकार अपने विनिवेश के टारगेट पूरे नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस साल टारगेट को लगभग दोगुना करके 80,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं,
ये समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार अपनी कमाई और खर्च के बीच के इस गैप को, इस घाटे को मैनेज कैसे करती है। किसी भी बजट की सेहत समझने के लिए ये हिस्सा सबसे जरूरी है। एक बार फिर से दोहराते हैं, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट क्या है? ये बस सरकार की कमाई और खर्च के बीच का फासला है, और जब खर्च ज्यादा हो तो इस फासले को पाटने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। सीधा सा हिसाब है। और यहाँ एक अच्छी बात यह है कि सरकार इस घाटे को धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही है। पिछले साल ये जीडीपी का 4.4% था, इस साल का टारगेट 4.3% है। ये भले ही छोटा सा कदम लगे, लेकिन ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ एक सही दिशा है। अगर हम सरकार के कुल कर्ज की बात करें तो वो भी 2020-21 में 61% के पीक पर पहुंचने के बाद अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और लॉन्ग टर्म प्लान यह है कि 2031 तक इसे जीडीपी के करीब 50% तक ले आया जाए। लेकिन अब जो आंकड़ा आने वाला है वो सच में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, सरकार टैक्स और दूसरी चीजों से जो भी 100 रुपए कमाती है, उसमें से 40 रुपए सिर्फ और सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में चले जाते हैं। 40%! ये देश की माली हालत पर कितना बड़ा बोझ है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और यहीं पर आकर ये पूरा विश्लेषण एक बहुत बड़े सवाल पर खत्म होता है। अगर हमारी कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज भरने में ही निकल जाएगा, तो फिर विकास के लिए, नई सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों के लिए पैसा कहां से आएगा? एक स्थायी विकास का रास्ता कैसे बनेगा? शायद यही इस बजट की और आने वाले कई बजटों की सबसे बड़ी चुनौती है।